डर की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलती है सच्ची घटनाओं से प्रेरित ऐसी डरावनी कहानियां जो किसी न किसी के साथ वास्तव में घट चुकी है। हर कहानी अपने साथ लाती है रहस्य, खौफ और ऐसे अनसुने अनुभव जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। अगर आपको भूत प्रेत, रहस्यमय घटनाएं, पैरानॉर्मल अनुभव और सच्ची हॉरर स्टोरीज पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइट बंद करें, हेडफोन लगाएं और तैयार हो जाइए डर की असली दुनिया में कदम रखने के लिए। मेरा नाम राघव है। पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चलाता हूं। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, मैंने देश की न जाने कितनी सुनसान सड़कों पर सफर किया है। लोग अक्सर मुझे भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां सुनाते थे, लेकिन मैं हमेशा हंसकर टाल देता था। मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ा डर इंसान के दिमाग में होता है। लेकिन 17 जुलाई 2022 की वह रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन मुझे एक फैक्ट्री से भारी मशीनों का सामान लेकर लगभग 180 किलोमीटर दूर एक गोदाम तक पहुंचना था। शाम से ही मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लगातार बिजली चमक रही थी। फैक्ट्री से निकलते समय वहां के बुजुर्ग चौकीदार ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आधी रात के बाद जंगल वाली सड़क से गुजरो तो चाहे कोई कितना भी हाथ दे, गाड़ी मत रोकना। मैं मुस्कुराकर बोला, बाबा, अब भी इन बातों पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोले, हर चीज आंखों से नहीं दिखाई देती। मैं उनकी बात को मजाक समझकर निकल पड़ा। करीब 3 घंटे बाद मैं उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। दोनों तरफ घने पेड़ हवा के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे अंधेरे में कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। रात के ठीक 12:17 हुए थे कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और हाथ में पुराना सा बैग था। वह बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मैंने हॉर्न बजाया। वह धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे कई दिनों से उसके शरीर में खून ही न हो। उसने बिना कुछ बोले बस हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। एक पल के लिए मुझे चौकीदार की बात याद आई, लेकिन फिर लगा कि इतनी बारिश में किसी को छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने ट्रक रोक दिया। वह आदमी धीरे से दरवाजा खोलकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कपड़ों से बारिश का एक भी कतरा नीचे नहीं गिरा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ जाना है? उसने खिड़की के बाहर देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, आगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। कुछ मिनट तक हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। तभी अचानक पूरे ट्रक के अंदर इतनी ठंड फैल गई कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एसी बंद कर दिया, लेकिन ठंड और बढ़ती चली गई। मैंने रेडियो चालू किया। रेडियो में गाना बजने की जगह सिर्फ तेज खरखराहट सुनाई देने लगी। फिर उस खरखराहट के बीच किसी की फुसफुसाती हुई आवाज आई, पीछे मत देखना। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठा फुसफुसा रहा हो, राघव। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने रियरव्यू मिरर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। और उसी पल ट्रक के अंदर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं अभी भी यही हूं। यह आवाज मेरे कान के इतना पास थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरी गर्दन पर फुसफुसाया हो। मैंने डर के मारे एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक तेज रफ्तार से अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगा।
मेरी नजरें सिर्फ सामने थीं। मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक ट्रक की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगीं। पहले हेडलाइट, फिर डैशबोर्ड, फिर केबिन की छोटी लाइट, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इंजन चलने की आवाज आ रही थी। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल बिल्कुल नीचे तक चला गया। ब्रेक फेल हो चुके थे। सामने सड़क पर एक तीखा मोड़ था। अगर ट्रक नहीं रुका तो सीधा गहरी खाई में गिर जाता। मैंने घबराकर हैंड ब्रेक खींचा। ट्रक जोर से हिलने लगा। टायरों से धुआं निकलने लगा। आखिरकार ट्रक सड़क के किनारे तिरछा होकर रुक गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक, 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 जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक का चक्कर लगा रहा हो। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम था। उसी समय ड्राइवर वाली खिड़की पर किसी ने उंगलियों से हल्की हल्की दस्तक दी। टक, टक, टक। मैंने कांपते हुए शीशे की तरफ देखा। बाहर वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे अंधेरे में छिपे थे। सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं, चमकती हुई, बिल्कुल सफेद। वह आदमी मुस्कुराया। फिर उसने अपने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज मेरे कानों के अंदर गूंजी। आज कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अचानक उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपने हाथ ट्रक की तरफ बढ़ा दिए। उसी पल ट्रक अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग उसे धक्का दे रहे हों। मैंने भगवान का नाम लिया और कांपते हाथों से इग्निशन में चाबी घुमाई। पहली बार इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। तीसरी बार इंजन जोर की आवाज के साथ चालू हो गया। हेडलाइट जलते ही मैंने सामने देखा। सड़क पर अब कोई नहीं था। न वह आदमी, न वे परछाइयां। लेकिन ट्रक के सामने कीचड़ पर कुछ ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सड़क की तरफ नहीं, बल्कि सीधे मेरे ट्रक के नीचे जाकर खत्म हो रहे थे। मैंने कांपते हुए नीचे झांकने की हिम्मत की, और जैसे ही मेरी नजर ट्रक के नीचे गई, वहां अंधेरे में दो सफेद चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरी सांस जैसे वहीं अटक गई। मैंने टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से उसकी रोशनी ट्रक के नीचे डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी और पानी की बूंदें दिखाई दे रही थीं। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक ट्रक की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धर, धर, धर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से पूरी ताकत के साथ एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहा हो। मैं डर के मारे ट्रक से बाहर भी नहीं निकल सकता था। तभी छत पर दौड़ने की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। अगले ही पल ड्राइवर वाले शीशे पर किसी ने अपना चेहरा चिपका दिया। मैं चीख पड़ा। वह वही आदमी था। उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। धीरे धीरे उसने अपना दायां हाथ उठाया और शीशे पर एक शब्द लिखा, चलो। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद जब मैंने हिम्मत करके आंखें खोलीं, तो शीशे के बाहर कोई नहीं था। लेकिन उसी समय मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, अननोन कॉलर। डरते डरते मैंने कॉल उठा ली। कुछ पल तक दूसरी तरफ पूरी खामोशी रही। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, राघव, मेरी लाश अभी भी इस जंगल में पड़ी है। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। आवाज फिर आई, मुझे घर पहुंचा दो। इतना कहकर कॉल अपने आप कट गई। मैंने तुरंत कॉल लॉग खोला, लेकिन वहां उस कॉल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था।
मानो किसी ने कभी फोन किया ही न हो। उसी समय ट्रक का जीपीएस अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक लाल निशान चमक रहा था। वह मुख्य सड़क पर नहीं था। वह जंगल के अंदर जाने वाले एक पुराने, कच्चे रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद जीपीएस से एक मशीन जैसी आवाज सुनाई दी। 300 मीटर बाद दाईं ओर मुड़े। मैंने कभी वह रास्ता नहीं देखा था। फिर भी स्टीयरिंग जैसे अपने आप दाईं तरफ मुड़ने लगा। मैं पूरी ताकत से उसे सीधा रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक मेरी नहीं, किसी और की मर्जी से चल रहा था। धीरे धीरे वह कच्चे रास्ते पर उतर गया। सामने घना जंगल था और दूर अंधेरे में एक टूटी हुई, जंग लगी ट्रक की हेडलाइट हल्की हल्की चमक रही थी। सामने घने जंगल के बीच एक पुराना, जंग लगा ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट कई साल पहले टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उनमें से हल्की हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग और ब्रेक जैसे अब मेरे हाथ में थे ही नहीं। मेरा ट्रक धीरे धीरे उस टूटे हुए ट्रक के सामने जाकर अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ फिर वही डरावनी खामोशी फैल गई। मैंने कांपते हुए बाहर झांका। जंगल में हवा भी नहीं चल रही थी। अचानक मेरे ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसी समय मुझे सामने खड़े पुराने ट्रक के पीछे कोई चलता हुआ दिखाई दिया। सफेद कपड़े, धीमे कदम और हाथ में वही पुराना बैग। वह आदमी बिना मेरी तरफ देखे जंगल के अंदर जाने लगा। पता नहीं क्यों मेरे पैर अपने आप ट्रक से नीचे उतर गए। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ों के बीच एक छोटी सी खुली जगह दिखाई दी। जमीन पर जंग लगा लोहे का एक बोर्ड पड़ा था। उस पर मुश्किल से पढ़ा जा रहा था, सावधान, आगे दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र। उसी जगह मिट्टी अजीब तरह से धंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पहले वहां कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। वह आदमी उस जगह जाकर रुक गया। धीरे धीरे उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उसने कांपते हुए हाथ से जमीन की ओर इशारा किया। मैंने नीचे देखा। गीली मिट्टी के बीच एक पुरानी नंबर प्लेट आधी दबी हुई थी। मैंने उसे बाहर निकाला। उस पर वही नंबर लिखा था, जो पुराने ट्रक पर था। इतने में मेरे पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, भागो, उसके पास मत जाना। मैंने पलटकर देखा। करीब 60 साल का एक आदमी हाथ में लालटेन लिए मेरी तरफ दौड़ रहा था। वह हांफते हुए मेरे पास पहुंचा और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें नहीं पता यह जगह क्या है? मैंने घबराकर पूछा। आप कौन है? उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, मैं मोहन का बड़ा भाई हूं। यह सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, 10 साल पहले लोग कहते रहे कि मोहन की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन सच किसी को नहीं पता। उस रात उसके ट्रक में वह अकेला नहीं था। इतना कहते ही अचानक पूरे जंगल में किसी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ गए। मैंने उस सफेद कपड़े वाले आदमी की तरफ देखा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे अंधेरे से एक और धुंधली आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी, और उसे देखकर मोहन का भाई पहली बार डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ से लालटेन छूटकर जमीन पर गिर गई। पीली लौ तेजी से कांपी और फिर स्थिर हो गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन है वो? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यही है, जिसने मोहन को मारा था। मेरी नजर उस दूसरी आकृति पर टिक गई। वह धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रही थी। उसने भी सफेद कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काले साए में छिपा हुआ था।
जैसे ही वह लालटेन की रोशनी के पास पहुंची, उसका चेहरा दिखाई दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे थे। उसके होंठ फटे हुए थे और पूरे चेहरे पर पुराने जलने के निशान थे। उसके होंठ फटे हुए थे और पूरे चेहरे पर पुराने जलने के निशान थे। वह बिना पलक झपकाए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मोहन पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन का भाई चिल्लाया, भागो! यह किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ से पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पूरा जंगल कांप रहा था। अगले ही पल सैकड़ों कौवे एक साथ पेड़ों से उड़ गए। उनकी कावकाव पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं और मोहन का भाई भागते हुए ट्रक तक पहुंचे। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया। पहली कोशिश नाकाम। दूसरी कोशिश सिर्फ खरखराहट। तीसरी बार इंजन जोर की आवाज के साथ चालू हो गया। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन रियरव्यू मिरर में जो दिखाई दिया, उससे मेरी सांस रुक गई। मोहन वहीं खड़ा था। वह भाग नहीं रहा था, वह बस मुझे देख रहा था। और पहली बार उसने हाथ जोड़ लिए, जैसे वह मुझसे किसी चीज की विनती कर रहा हो। तभी उसके पीछे खड़ी वह काली आकृति अचानक हवा में उछली और पल भर में मोहन के अंदर समा गई। अगले ही सेकंड मोहन की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और ऐसी चीख मारी कि ट्रक के सारे शीशे एक साथ चटक गए। मैंने पूरी रफ्तार से ट्रक जंगल से बाहर निकाल दिया। करीब 10 मिनट बाद मैं मुख्य सड़क पर पहुंच गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी डैशबोर्ड पर रखी पुरानी तस्वीर, जिसे मैं ढाबे से अनजाने में उठा लाया था, अपने आप नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तस्वीर के पीछे लाल रंग से सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, सच जानना है तो उस जगह वापस आना होगा जहां मेरी मौत हुई थी। मैंने तस्वीर को कई बार पलटकर देखा। अभी कुछ मिनट पहले तक उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। मोहन का भाई भी तस्वीर देखकर सन्न रह गया। वह धीरे से बोला, अब उसने तुम्हें चुन लिया है। मैंने गुस्से में तस्वीर सीट पर फेंक दी। मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मैंने दोबारा चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी समय मोबाइल पर एक मैसेज आया। कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, भागकर कहाँ जाओगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत मैसेज डिलीट करना चाहा, लेकिन जैसे ही स्क्रीन खोली, मैसेज गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे वह कभी आया ही नहीं था। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, फफफा, लगातार, बिना रुके। मैंने हॉर्न का बटन दबाया ही नहीं था। उसी समय हेडलाइट अपने आप जल उठी। सामने सड़क पर कोई खड़ा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ चल रहा था। जैसे जैसे वह पास आया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कोई और नहीं, बल्कि मैं खुद था। मेरे ही कपड़े, मेरा ही चेहरा, मेरी ही आवाज। वह मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत देर कर चुके हो। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं। 2 सेकंड बाद जब दोबारा देखा, सड़क फिर से खाली थी, लेकिन ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था। मोहन का भाई भी गायब था। मैं अकेला था। तभी पीछे जंगल की तरफ से किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। मैंने हेडलाइट उधर घुमाई। दूर अंधेरे में एक आदमी पूरी ताकत से मेरी तरफ भाग रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मत जाओ, वो झूठ बोल रहा है। वह आदमी जैसे ही रोशनी के करीब आया, मेरी सांस थम गई। वह भी मोहन था। अब मेरे सामने एक नहीं, 2 मोहन खड़े थे।
एक मुझे जंगल में वापस बुला रहा था और दूसरा पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, अगर वापस गए तो अगली तस्वीर इस दीवार पर तुम्हारी होगी। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मेरे सामने एक जैसे दिखने वाले दो मोहन खड़े थे। एक जंगल की तरफ इशारा कर रहा था, दूसरा मुझे वहां से भागने के लिए कह रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। जंगल की तरफ खड़ा मोहन धुएं की तरह गायब हो गया। जो दूसरा मोहन था, वह जल्दी से ट्रक के पास आया और हांफते हुए बोला, मेरे पास बहुत कम समय है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम सच में कौन हो? उसने अपनी जेब से एक पुरानी, जली हुई चाबी निकाली। यह मेरे ट्रक की चाबी है। जिस रात मेरी मौत हुई, मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा दोस्त सुरेश भी था। लालच में आकर उसी ने मुझे मार दिया और सबको एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुना दी। मैं स्तब्ध रह गया। मोहन ने आगे कहा, लेकिन सुरेश बच नहीं पाया। कुछ महीनों बाद इसी जंगल में उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद से उसकी बेचैन आत्मा यहाँ भटक रही है। वही मेरा रूप लेकर लोगों को वापस बुलाती है। इतना कहते ही दूर जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। मोहन घबराकर बोला, वह आ गया, जल्दी चलो। हम दोनों दौड़ते हुए फिर उसी दुर्घटनास्थल की ओर पहुंचे। इस बार वहां की मिट्टी अपने आप हिल रही थी, मानो जमीन के नीचे कोई जिंदा हो। मोहन ने वह जली हुई चाबी मेरे हाथ में दी और एक पुराने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा लोहे का बक्सा दबा हुआ था। मैंने पूरी ताकत से मिट्टी हटाई। कुछ मिनट बाद बक्सा बाहर निकल आया। कांपते हाथों से मैंने उसमें चाबी लगाई। टक! ताला खुल गया। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ कागज और खून से सना हुआ एक लॉकेट रखा था। मैंने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी ईमानदार इंसान के हाथ लगे, तो जान लेना कि मेरी मौत हादसा नहीं, हत्या थी। मेरा कातिल सुरेश है। मैं आगे पढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से जोरदार ठहाका गूंजा। हम दोनों ने पलटकर देखा। अंधेरे से वही काली आकृति बाहर निकल रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह सुरेश था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह मुस्कुराया और बोला, 10 साल तक किसी ने सच नहीं जाना, अब भी कोई नहीं जान पाएगा। इतना कहते ही उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अगले ही पल मेरे हाथ में पकड़ी डायरी अपने आप जलने लगी। मैंने घबराकर उसे जमीन पर फेंक दिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में पूरी डायरी राख बन सकती थी। मोहन जोर से चिल्लाया, राघव, उसे बचाओ, यही मेरी बेगुनाही का आखिरी सबूत है। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारी और जलती हुई डायरी पर डाल दी। कुछ पल की कोशिश के बाद आग बुझ गई। डायरी के ज्यादातर पन्ने बच चुके थे। यह देखकर सुरेश का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरे जंगल में पेड़ कांपने लगे। अचानक चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी। सूखे पत्ते हवा में घूमने लगे। सुरेश धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वह गर्जा, अगर सच बाहर गया, तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने मेरी तरफ हमला किया। मैं कई फुट दूर जाकर गिरा। डायरी मेरे हाथ से छूट गई। सुरेश उसे उठाने ही वाला था कि मोहन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मोहन ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, 10 साल तक तूने मेरे नाम को बदनाम किया, अब सब खत्म होगा। अगले ही पल दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई। पूरे जंगल में सफेद और काले धुएं का बवंडर उठ गया। मैं किसी तरह घिसकते हुए डायरी तक पहुंचा और उसे सीने से लगा लिया। उसी समय मुझे डायरी का आखिरी पन्ना दिखाई दिया। उस पर लिखा था,
सच्चाई को उजाले तक पहुंचा देना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने पूरी ताकत से वह पन्ना जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हर शब्द मेरी जुबान से निकल रहा था, वैसे वैसे सुरेश की चीखें और तेज होती जा रही थीं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में काला धुआं हवा में बिखर गया। जंगल अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई। पेड़ स्थिर हो गए। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मोहन अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी नहीं थी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, अब मैं घर जा सकता हूं। इतना कहकर उसका शरीर हल्की सफेद रोशनी में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस को डायरी, लॉकेट और बाकी सबूत सौंप दिए गए। जांच दोबारा शुरू हुई। पुरानी फाइलें खोली गईं और आखिरकार यह साबित हो गया कि मोहन की मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या थी। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, लेकिन हर साल 17 जुलाई की रात मैं उस सड़क से कभी नहीं गुजरता, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सामने आ जाती है और कुछ रहस्य हमेशा जंगल के अंधेरे में ही दफन रहना बेहतर होता है। उस घटना को कई साल बीत चुके थे। मैंने कभी किसी को उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई। लोगों ने मेरी बात को कहानी समझा, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने कहा कि यह सब मेरे वहम का असर था। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे कभी यह भूलने नहीं दिया कि उस रात जो हुआ था वह बिल्कुल सच था। वह थी मोहन की पुरानी जली हुई चाबी। पुलिस ने डायरी और बाकी सबूत अपने पास रख लिए थे, लेकिन न जाने कैसे वह चाबी मेरी जेब में ही रह गई। मैंने उसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखा। हर बार जब उसे हाथ में लेता, उसका लोहा बर्फ की तरह ठंडा महसूस होता। फिर एक दिन, ठीक 1 साल बाद, 17 जुलाई की रात, मैं अपने घर में था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रात के ठीक 12:17 पर अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी समय मेज पर रखी वही पुरानी चाबी अपने आप हिलने लगी। मैंने टॉर्च जलाई। चाबी धीरे धीरे घूम रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा रहा हो। अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक फोटो थी। मैंने फोटो खोली और मेरी रूह कांप उठी। वह उसी जंगल की तस्वीर थी, लेकिन इस बार दुर्घटनास्थल पर सिर्फ एक नहीं, 3 सफेद आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक मोहन था, बाकी 2 को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अकेला नहीं था। मैंने घबराकर फोटो बंद कर दी। दोबारा गैलरी खोली तो वह तस्वीर गायब हो चुकी थी। अगले ही पल दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश के बीच कोई आदमी छाता लिए खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं पुलिस विभाग से हूं। मोहन केस के बारे में बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसने भीगे हुए कागज मेरे हाथ में दिए, फिर धीमी आवाज में कहा, जांच के दौरान हमें एक और डायरी मिली है और उसमें तुम्हारा नाम लिखा है। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर राघव यह पढ़ रहा है तो समझो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको यह सच्ची घटना से प्रेरित डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसी सुनसान सड़क पर अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। तब तक रात में सावधान रहिए।